देखिए आपका आईपीसी में एक दो समस्याएं आई थी, उसको बता दिया जाए तब आपका यानी कि एक्सटॉर्शन कब राबरी या लूट में कन्वर्ट होगा। इस पर एक दो लोग समस्या कल पूछे थे। उस समस्या का भाई समाधान कर दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। उसमें आपका ये है कि आपका उद्यापन या एक्सटॉर्शन या अपकर्षण लूट में कन्वर्ट तभी होगा जब सब कुछ तत्काल 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 हो। और जो व्यक्ति भय दिखाया है और जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है, तो जो व्यक्ति भय दिखाया गया है, जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है उसकी उपस्थिति में होना चाहिए, माने उसके सामने हो, दूर न हो। जो शब्द आपका समस्यात्मक आए थे वह आपका क्षति का जो भय दिखाया जाए, यानी कि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को, यही शब्द थोड़ा बहुत समझना था। देखिए आपका एक उदाहरण, ए आपका ए बी और सी तीन देखा जाए। सी पिता है और आपका बी पुत्र है। ध्यान समझिए इस उदाहरण को। अब ए क्या करता है कि ए ये करता है कि बी को दबोच लेता है, यानी कि उसका सदोष अवरोध करता है। बी को दबोच लेता है माने पुत्र को, और सी ए के पास ही है माने बी से एक ही साथ है, और सी से कहता है कि सी को भय दिखाता है। और ये सी को भय दिखाता है यानी कि अन्य व्यक्ति को, कि अगर तुम तत्काल हमें पैसा या संपत्ति नहीं दोगे तो तुम्हारे पुत्र को तुरंत मैं क्या करूँगा, आपका सदोष अवरोध कर दूंगा, यानी कि तुरंत आपका पकड़ लूँगा या आपका पकड़ लिया है, या तुरंत मैं मृत्यु कारित कर दूंगा। अब ऐसी दशा में आपका जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है, या तो स्वयं उसको, यानी कि एक भी व्यक्ति हो सकता है, और भय किसी अन्य को दिखाया गया, किसको दिखाया गया, पिता को, और कहा गया कि अगर तुम, इसको भय दिखाया गया कि अगर तुम 5 लाख रुपया हमें तत्काल नहीं देते, यही परिदत्त नहीं करते, तो तुरंत तुम्हारे पुत्र की हम क्या कर देंगे, हत्या। और उस समय ए जिसको भय दिखाया है उसके सामने है कि नहीं, सामने है। तो अन्य व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि सबसे उत्तम उदाहरण चौथा इसमें दृष्टांत है, जहाँ की आपका कह सकते हैं कि पिता को क्षति का भय दिखाया गया, माने पिता को धमकी दी गई कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पुत्र को हम क्या करेंगे, मार देंगे। ऐसी दशा में ये जो अपराध होगा, जो स्वयं उस व्यक्ति को कहा गया है, तो स्वयं पहले एक बार और समझिए। ए ने बी को तत्काल जान से मारने की धमकी दी और बी से ही कहा कि तत्काल तुम अपना पर्स निकालो और हमारे हाथ में दे दो। तो ये स्वयं किसको क्षति का भय दिखाया गया है, बी को। अगर ये यही काम आपका सी को क्षति का भय दिखाए कि अगर तुम तत्काल हमें पैसा नहीं दिए, तो सी को डरवाता है ए कि मैं तुम्हारे पुत्र की तत्काल क्या कर दूंगा, मृत्यु कारित कर दूंगा। तो इसमें अन्य व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया गया है, और यानी कि अन्य व्यक्ति का मतलब कि बी को नहीं बल्कि उसके पिता को, और पिता से क्या लिया जा रहा है, पैसा। तो ये भी एक्सटॉर्शन माना जाएगा। इसके बाद आइए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद एक अपराध इधर बना आपका बचा है, डकैती। तब सब में अंतर बताया जाएगा, क्योंकि अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि जो कंपटीशन की बात है, या आपका कह सकते हैं कि उसमें अंतर या डिफरेंस इधर ज़्यादा पूछा जाता है। पहला चोरी और आपका उद्यापन में अंतर मैं बता चुका हूँ। दूसरा आपका जो अंतर पूछा जाता है, लूट और डकैती। तो पहले डकैती बता दिया जाए।
देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। सामान्यतः डकैती लूट का ही सीरियस रूप होती है, यानी कि संपत्ति संबंधी अपराधों में जो सबसे गंभीरतम अपराध माना जाता है वह डकैती का माना जाता है। डकैती लूट का ही सीरियस रूप है। जब लूट कारित करने में संयुक्त रूप से कम 5 व्यक्ति होते हैं तो वह लूट कन्वर्ट हो जाती है डकैती में। डकैती एक ऐसा अपराध है जो तैयारी के प्रक्रम पर भी दंडनीय है, प्रयत्न के भी प्रक्रम पर दंडनीय है और डकैती कार्य की पूर्णता के प्रक्रम पर दंडनीय है। और डकैती के लिए मात्र एकत्रित होना ही विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। लूट की अपेक्षा डकैती में दंड दे ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डकैती एक ऐसा अपराध है जो 3 चरणों में दंडनीय है। प्रिपरेशन या तैयारी के चरण में भी, अटेम्प्ट या प्रयत्न के भी चरण में, और आपका डकैती कार्य पूर्ण के चरण में, यानी कि डकैती करना। यानी कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं तो हम कहते हैं कि उन व्यक्तियों ने क्या किया, आपका डकैती। या भले वो लोग बिखरे हुए हों, लेकिन अगर उनको सामूहिक रूप से लिया जाए तो कम से कम कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 5। तब भी ये लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डकैती में। तो अगर संख्या 5 से कम है तो वह लूट ही रहेगी, डकैती में कन्वर्ट नहीं होगी। अब जो परिभाषा 391 का दिया गया है वो देखिए। जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट का प्रयास करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के किए जाने या प्रयत्न करने में मदद करते हैं, कुल मिलाकर कितना से अधिक हैं, 5 या 5 से अधिक हैं, तो हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या लूट का प्रयास करता है या लूट में मदद करता है, यह कहा जाता है कि वह क्या करता है, डकैती। यानी कि जब मुख्य रूप से यही आया कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आपका संयुक्त होकर लूट करते हैं तब भी डकैती, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट का प्रयत्न करते हैं तब भी डकैती, और जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी व्यक्ति लूट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ उन व्यक्तियों को मदद कर रहे हैं, और लूट करने वाले और जो लोग लूट में क्या करते हैं, उपस्थित हैं और मदद देते हैं, इनकी संख्या मिलाकर कुल कितनी हो जाए, 5। तब भी अपराध क्या होगा, डकैती। जैसे कि 3 घर में घुसे व्यक्ति 2 दरवाजे पर खड़े थे और आदमी देख रहे थे, तो सभी व्यक्तियों को मिलाकर जो मदद कर रहे हैं, जो बाहर उपस्थित हैं, जो घर में घुसे हैं, सभी व्यक्तियों को मिलाकर कितने व्यक्ति हो गए, 5। और अगर लूट करते हैं ये लोग तो इनको क्या कहा जाएगा, डकैती। अगला ये आया कि अगर लूट कारित करने में व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या डकैती के लिए दंडित किया जा सकता है कि नहीं, नहीं, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5। ये केस आया घमंडी बनाम राज्य का केस आया, यानी कि घमंडी बनाम राज्य का AIR 1970 आपका सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लूट करने में या लूट का प्रयास करने में या लूट हो रही है उसमें मदद करने में
जो व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर 5 से कम है तो ये भले लूट हो जाए लेकिन ये डकैती में कन्वर्ट नहीं होगा। ये जरूर याद रखें। लेकिन लगाकर भी 3-4 लाइन लिखना 1.5 पेज ही है भाई, ज़्यादा नहीं। लेकिन यदि न्यायालय में ये प्रूफ हो जाता है कि लूट करने या लूट का प्रयास करने या लूट में मदद करने में व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 थी, जिसमें से कुछ व्यक्तियों की या तो मृत्यु हो गई है या कुछ व्यक्ति पकड़े ही नहीं जा सके, लेकिन ये कोर्ट में साबित हो गया कि कम से कम कितने व्यक्ति थे, 5। भले उनमें से कुछ मर गए या कुछ लोग कभी भी पकड़े नहीं जा सके, तो 5 से कम व्यक्तियों को भी डकैती के लिए दंड दिया जा सकता है। इसमें कोई अवैधता नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया गया है कि व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर कम से कम कितनी थी, 5। तो आपका समस्या हो सकता है पूछ ले आपका। अब आइए डिफरेंस बताया जाए। जहाँ तक अंतर की बात है, आपका जो जो अंतर, एक तो अंतर आपका बताया गया था कि चोरी आपका जो अंतर पूछा जाता है चोरी और एक उद्यापन में, मैं 6-7 अंतर बताया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर पूछा जाता है वह राबरी और डकैती में, यानी कि लूट और डकैती में। प्रयास ये करिए कि लेक्चर देते समय ही आपका तैयार भी करते रहिए, क्योंकि समय कम रहता है। तो प्रयास यही किया जाता है कि लेक्चर देते समय दिमाग में वे पॉइंट बैठाना है। तो सबसे पहले आपका देखा जाए, आपका चार्ट बना लिया जाए, इधर लूट का और इधर डकैती का। एक और बात है, अगर पढ़ाते समय कोई बिंदु हमसे छूट भी जाए तो भाई कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अंतर ही मान लीजिए एक आदमी कम बताए, तो अगर आपको ध्यान हो तो आप बता सकते हैं, आप इशारा कर सकते हैं कि सर ये भी अंतर होता है। इसमें कोई शक नहीं भाई, सबको खुली छूट है, क्योंकि हम भी परिपूर्ण नहीं हैं। तो पहला अंतर देखा जाए कि प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती, लेकिन प्रत्येक डकैती प्रथमतः क्या होती है, लूट। प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लूट डकैती में कन्वर्ट तभी होगी जब लूट कारित करने या उसका प्रयत्न करने या लूट में मदद देने वालों की संख्या कुल मिलाकर कम से कम 5 हो। तो प्रत्येक लूट डकैती नहीं होती, लेकिन डकैती में अंतर लिखेंगे कि प्रत्येक डकैती प्रथमतः लूट होती है। क्यों लूट होती है? क्योंकि लूट का ही सीरियस रूप डकैती है, और जब लूट करने में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो जाए, 5, तो वहीं किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डकैती में। इस बिंदु पर तमाम को रिलेट करके क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन जो नए नए बन रहे हैं, जैसे कि आपका स्वीकृति और संस्वीकृति जब आप लोग पढ़ेंगे, एडमिशन और कन्फेशन, वहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती, लेकिन प्रत्येक संस्वीकृति स्वीकृति होती है। आईपीसी में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यह साबित करिए कि प्रत्येक आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता,
लेकिन प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती है। ये भी आपका प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए भी और आपका मेंस के लिए भी। तो इस चैप्टर के बाद आपका एक दो दिन बाद आपका अध्याय 16 ही आना है। कई लोग परेशान हैं कि आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर बताया जाए, तो 2-4 दिन और ठहरिए, आपका जरूर बताया जाएगा। 7-8 अंतर सटीक बताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लिखवाया भी जाएगा। और न समझ में आए तो उसको रट्टा मार कर जाना है। तो पहला अंतर हमने ये बताया। दूसरा, जो लूट है वह चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप है। यानी कि लूट किसका गंभीर रूप होती है? चोरी या उद्यापन। अब डकैती किसका गंभीर रूप है ये दिखाना है आपको। तो डकैती किसका गंभीर रूप है? लूट का। फिर एक बार दूसरा पॉइंट याद रखिए कि जो लूट होती है वह चोरी या उद्यापन का ही सीरियस रूप होती है, जबकि डकैती लूट का क्या होती है? सीरियस रूप। दूसरा अंतर दिमाग में बैठाते रहिए। तीसरा, व्यक्तियों की संख्या पर कवर करिएगा कि लूट के लिए एक व्यक्ति ही पर्याप्त है आपका। यानी कि लूट एक व्यक्ति द्वारा भी कारित की जा सकती है, लेकिन डकैती के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितना हो? 5 हो। फिर तीसरा अंतर भी फिर हम बता रहे हैं, प्रयास करिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक बार हम बता रहे हैं आपका, लूट के लिए एक व्यक्ति ही पर्याप्त होता है, जबकि डकैती के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी हो? 5। अधिकतम का कोई उल्लेख नहीं है। अगला देखिए आपका, लूट कम गंभीर अपराध होने के कारण कम दंड से दंडनीय है, जबकि डकैती आपका ज़्यादा गंभीर अपराध होने के कारण ज़्यादा दंड से दंडनीय है। यानी कि दंड की मात्रा में भी अंतर है। लूट के लिए थोड़ा कम सजा का प्रावधान है, तो डकैती के लिए क्या है? ज़्यादा। अगला आइए आपका, लूट का जो अपराध है वह प्रत्येक चरण में दंडनीय नहीं है। लूट का प्रयत्न करना और लूट कारित करना तो दंडनीय है, लेकिन लूट के लिए एकत्रित होना और लूट की तैयारी करना दंडनीय नहीं है। फिर एक बार देखिए, सामान्यतः, क्योंकि इसके अपवाद हैं, जैसे भारत सरकार माने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण देशों में लूटपाट की तैयारी, तो इसीलिए एक शब्द लगा दीजिएगा, सामान्यतः। सामान्यतः जैसे ही आप शब्द लगाते हैं, सामान्यतः न लिखिए, तो आप सामान्य नियम ये हैं या मामूली तौर पर, यानी कि जनरली या आम तौर पर लिखा जाता है। लेकिन जो बेयर एक्ट की भाषा हर एक जगह है वह मामूली तौर पर दिया है। जो हम लोग सामान्यतः लिखते हैं, बेयर एक्ट में कौन भाषा यूज की गई है? मामूली तौर पर। तो आप ये दिखाएंगे कि मामूली तौर पर जो ये लूट है ये आपका माने मामूली तौर पर आपका लूट का प्रयत्न करना और लूट कारित करना के लिए दंडनीय है। लेकिन जहाँ तक डकैती की बात है, डकैती का क्षेत्र व्यापक है। और दिखा दीजिएगा कि डकैती के लिए एकत्रित होना, डकैती का प्रयत्न करना, डकैती की तैयारी करना और डकैती करना, ये चारों चीज़ें क्या हैं? दंडनीय। लेकिन लूट में ये नहीं है। लूट के लिए एकत्र होना और लूट की तैयारी करना सामान्यतः यह दंडनीय नहीं। अगला ये, लूट लूट तथा लूट का प्रयत्न करना भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न दंड से दंडनीय है। फिर एक बार देखिए, लूट कोई व्यक्ति कारित किया
और कोई व्यक्ति लूट का केवल प्रयत्न किया है तो जो धाराएं हैं वह भिन्न भिन्न हैं और दंड की मात्राएं भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी अंतर है महत्वपूर्ण, लेकिन जहाँ तक डकैती की बात है, डकैती करना और डकैती का प्रयत्न करना, फिर एक बार याद रखें, डकैती करना और डकैती का प्रयत्न करना आईपीसी के तहत एक ही धारा में समान दंड से दंडनीय है। फिर एक बार हम इसको बता रहे हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल आपका है कि लूट करना तथा लूट का प्रयास करना आईपीसी में भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न दंड से दंडनीय है। लेकिन जहाँ तक डकैती की बात है, डकैती करना और डकैती का प्रयास करना ये एक ही धारा में समान दंड से क्या है, दंडनीय। ये इंटरव्यू के लिए और प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है, मैं बता दूं, और आप बहुत अच्छे से इसको तैयार रखिएगा आपका, क्योंकि इसी में नए लड़के आपका भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन भ्रम में नहीं आना है, तीसरी बार भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके ही इंटरव्यू इत्यादि में आते हैं। फिर हम बता रहे हैं तीसरी बार इसको, लूट करना और लूट का प्रयास करना आईपीसी में भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न दंडों से दंडनीय है। लेकिन डकैती करना और डकैती का प्रयास करना एक ही धारा में और समान दंड से क्या है, दंडनीय, अलग अलग दंड नहीं है। तो इस प्रकार आपका लूट और डकैती में अंतर बताया गया। एक और अंतर निकाल सकते हैं कि लूट कम गंभीर अपराध है और डकैती क्या है, संपत्ति संबंधी अपराधों में सबसे गंभीर, ये बताया भी गया था। 6 अंतर आपका हुआ। परिभाषा से भी अंतर निकाल सकते हैं कि लूट की परिभाषा आपका 390 में दी गई है और डकैती की परिभाषा 391 में। परिभाषा से भी और अंतर अगर आपके दिमाग में हो, 7 अंतर निकाला गया, और किसी के दिमाग में अंतर हो तो भाई बताइए, नहीं तो अगले पॉइंट को आगे बढ़ाया जाए। हाँ हाँ, तो दायरा आपका कम गंभीर है तो हो ही गया सीमित। आपका अगर कम गंभीर कहा गया तो उसमें आ जाएगा, ज़्यादा गंभीर डकैती और कम गंभीर अपराध कौन है, उसी में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मदद करते हैं। हाँ, उपस्थिति तो होना ही चाहिए भाई। जैसे कि 2 गेट पर खड़े हैं, बताया तो गया उदाहरण, 2 गेट पर खड़े हैं, एक थोड़ा 100 मीटर बाहर खड़ा है, आदमी देख रहा है कि पुलिस तो नहीं आ रही है, तो ये माना जाएगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, मदद। यानी कि गेट पर जैसे कि बारेंद्र कुमार घोषो तो लूट में ही, क्योंकि 5 व्यक्ति नहीं थे, तो आपका डाक खाने से कहाँ खड़ा था, बाहर। तो सभी लोग डकैती के लिए दंडित होंगे, ये नहीं कह सकता कि मैं तो केवल बाहर क्या था, खड़ा था। जो मदद करते हैं वो भी। हाँ, उसमें 3 लोग थे, वो लूट का मामला था, डकैती में कन्वर्ट। अगला देखिए आपका, अगली जो परिभाषाएं पूछी जा रही है वो देखा जाए आपका। अगली परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं हम उठाते हैं। पहला आपराधिक दुर्विनियोग की और दूसरा आपराधिक न्यास भंग की। अब इसमें आपका थोड़ा अंतर भी पूछा जा रहा है वर्तमान में। देखिए कहाँ से अंतर उठा रहा है। चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में अंतर बताइए, चोरी और आपराधिक न्यास भंग में अंतर बताइए, और आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग में अंतर बताइए। यानी कि 3 अंतर आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक कि आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग आप नहीं पढ़ लेते, तब तक अंतर जानना क्या होगा, मुश्किल।
तो पहले कंसेप्ट बनाइए, फिर फिर एक बार बताया जाए भाई। जो ये आपराधिक दुर्विनियोग है आपका 403 में और 405 में आपका आपराधिक न्यास भंग परिभाषित है। इसमें आपका कह सकते हैं कि पहले कंसेप्ट बनाइए। इसमें आपका समस्यात्मक क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है। कभी अंगूठी वाला पूछ लेगा, कभी पर्स वाला पूछ लेगा, तो कभी कोई दृष्टांत पूछ लेता है, तो कभी टॉमसन का आवाज़ पूछ लेता है, ट्रेन की खिड़की वाला, तो कभी आपका पड़ा हुआ माल, तमाम उदाहरण, कभी घोड़े का उदाहरण। यानी कि यहाँ से आपका दृष्टांत बनने का भी चांस है। तो आपका पहले तो आपराधिक दुर्विनियोग में क्या होता है कि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध केवल और केवल चल संपत्ति के प्रति ही किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो निर्दोष पूर्वक संपत्ति का कब्जा लेता है या ऐसी संपत्ति का कब्जा पाता है जो पहले से जो बेकब्जा है, जो लावारिस है, यानी कि जो लाबादा है, जो बिना दावे की है, और उसको संपरिवर्तित कर लेता है या अपने प्रयोग में ले लेता है, यानी कि अपने लिए दुर्विनियोग कर लिया, मिसयूज कर लिया, या उसको संपरिवर्तित कर लिया, यानी कि सामान बेच उच के पैसा बना लिया या कुछ ले लिया, तो हम कहते हैं कि उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। पहले कॉन्सेप्ट बनाने के लिए 4-5 उदाहरण, अभी बेरखना पड़ेगा, पहले एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक दो हम उदाहरण दिखाएंगे कि मने कह सकते हैं कि निर्दोष पूर्वक संपत्ति लेता है और बाद में इरादा बेईमानी का हो जाता है, और एक दो उदाहरण दिखाएंगे कि संपत्ति किसी के कब्जे में नहीं थी लेकिन संपत्ति वह पाता है और तब उसका इरादा क्या होता है, बेईमानी का। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन आए और ये दिखाए कि ऐसी चल संपत्ति पहले से किसी के पजेशन में है, अभियुक्त उस संपत्ति को, चल संपत्ति को पजेशन से हटाता है, और जिस समय वह कब्जे से हटाता है अगर उसी समय उसका इरादा डिसऑनेस्टली था, बेईमानी का था, तो इसे चोरी कराइएगा। और अगर आपको लगे कि जिस समय संपत्ति किसी के कब्जे में हो या न हो, जिस समय वह संपत्ति उठाता है उस समय आपका उसका इरादा बेईमानी का नहीं था, लेकिन पश्चातवर्ती इरादा बाद में उसका इरादा बेईमानी का हो जाता है, तो इसे चोरी का अपराध न कराकर आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कराइएगा। अब 2-3 उदाहरण इस पर देखिए। ये मान लीजिए मंदिर में आपका गया दर्शन करने, और जूता अब चप्पल अपना उतार कर अंदर गया, जब आया तो देखा कि दूसरे का नया चप्पल बगल में ही पड़ा है और नया चप्पल नाप के निकल गया। तो आप लोग बताइए, जिस समय वह चप्पल उठा रहा था क्या उसका इरादा बेईमानी का था कि नहीं था? क्योंकि जानबूझकर किया है तो ये अपराध क्या होगा, चोरी। अब इसी उदाहरण में मान लीजिए मंदिर में गया और तत्पश्चात अचानक फोन आ गया और फोन की घंटी बजी, तो आजकल लोग जैसे ही घंटी बजती है तो तमाम लोग एकदम दौड़कर भागते हैं कि लगता है कि अब इससे बड़ा कोई आपका सुख नहीं है। यानी कि इतना तेजी से रूम की ओर भागेंगे, इतना तेजी से जाकर देखेंगे कि आपका 2-4 गिलास उलास भी गिरा देंगे, चाय वो भी।
हेलो। देखिए आपका यानी कि मोबाइल आपका मौर्य जी पर चल रहा था। जैसे कि इन्होंने भी यही किया, गए चाय पीने 5 लोगों के साथ। चाय आई तब तक किसी का फोन आ गया, और उसी में फोन उठाते उठाते हड़बड़ी में लोगों की रहती है किसका फोन है। देखें, अब हमारे बस की बात नहीं है बताना किसका फोन है। ये निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है मौर्य जी। ये हम नहीं बता सकते। ये जो सह अपराधी थे जिन्होंने फोन देखा था वही बता सकते हैं। तब तक मौर्य जी हड़बड़ी में उठाए फोन, और चाय का प्याला, 5 चाय क्या हुई, गिर गई। तो आपका फिर एक बार बैक हुई है। तो आपका फोन आ गया, और हड़बड़ी में वह व्यक्ति बाहर निकलता है, और चप्पल देखता नहीं किसका है। एक आपका फोन ऊपर मुंह करके चप्पल पहनकर क्या करता है, घर भागता है। अब घर भागा कि पार्क में भागा, कि संगम पर भागा, कि आपका सरस्वती घाट पर भागा, कि खुसरो बाग में भागा, कि बैंक रोड पर भागा, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये ये भाई आपका, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये भागने वाला ही जान सकता है। फिर एक बार आगे बढ़ा जाए इसको, क्योंकि उदाहरण सेट करना है। तत्पश्चात आपका जब घर गया, तब उसे होश आया कि ये तो मैं दूसरे का चप्पल पहनकर क्या किया हूँ, आ गया हूँ। तब उसने सोचा कि हमारा चप्पल पुराना था, ये दूसरे का चप्पल नया है, चलो अब हम वापस नहीं करेंगे। तो ऐसी दशा में जिस समय वह संपत्ति हटाया था चप्पल, उस समय उसका इरादा बेईमानी का नहीं था। लेकिन बाद में उसका इरादा क्या हो गया, बेईमानी का। तो ये चोरी का अपराध न कराइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई कौन सा अपराध, आपराधिक दुर्व्यवहार। देखिए, उदाहरण चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट पहले क्लियर रखिए, ताकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, समस्यात्मक क्वेश्चन आए, तो इन्हीं कंसेप्टों पर चलेगा। जैसे मौर्य जी हैं, आपका खुद इन्होंने बताया कि सर जो जो उदाहरण कंसेप्ट आप बताते हैं उससे बाहर जल्दी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। यानी कि वही उदाहरण सेम आपका, ज़्यादातर उदाहरण दिया जा रहा है। एपीओ प्री में भी कई उदाहरण बताए गए, और एकदम हूबहू वही उदाहरण आ गए। तो अगला देखा जाए, आपका दूसरा उदाहरण देखा जाए। ये तो कब्जे में था चप्पल। अब ये एक व्यक्ति है जो जा रहा था, और पॉकेट से उसका मोबाइल गिर गया। तो ऐसी दशा में भी एक व्यक्ति है जो मोबाइल उठा लिया। तो पड़ा हुआ माल केवल उठाने से कोई व्यक्ति दंडित नहीं हो जाता। पहला नियम। कब दंडित होगा, जब वह मालिक को युक्त युक्त समय तक खोजे बिना उसका मिसयूज कर लेता है, या उसको अपने लिए संपरिवर्तित कर लेता है। तब वह आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दोषी होगा। लेकिन मात्र उठा लेने से पड़ा हुआ माल कोई दोषी नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर शब्द चेंज कर दे, देखिए मैं, ए एक राहगीर है, बी का बटुआ गिरा है, और ए उस बटुए को उठा लेता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया, कोई नहीं। लेकिन अगर एक शब्द इसमें दे दे, वही पॉइंट पकड़ना है, अपने लिए उठा लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि मिसयूज के लिए उठाया है, वह मिसयूज करेगा। तो अपने लिए शब्द दे दे, तब आप आपराधिक दुर्विनियोग का क्या करा दीजिएगा, अपराध। यही दो कंसेप्ट थे, और ये अगर याद रहें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आइए देखा जाए, आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा देखा जाए। आपराधिक, जहाँ तक आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा की बात है, आपराधिक दुर्विनियोग की परिभाषा आपका भारतीय दंड संहिता की धारा ये 403 में दी गई है। अब प्रयास ये करिए, फिर हम बता रहे हैं कि घर पर जाकर भाई 403 की जो परिभाषा दी गई है, कम से कम उस परिभाषा को क्या करिए, ज़्यादातर याद करने का प्रयास करिए।
और देखिए आपका क्या क्या परिभाषाओं में लिखा गया है, ये हम तो बता ही रहे हैं कई शब्दों को, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि घर पर जाकर तैयार रखिए। देखिए 403 निकाल लीजिए, बेरेक्ट सही रहेगा आपका। क्या कहा गया है? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। थोड़ा बहुत भूमिका बांध के और लिखना है। देखिए बेरेक्ट की भाषा चला जाए, जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने लिए, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा, तो ये कहा जाएगा कि उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। यानी कि अगर हम आवश्यक तत्वों को देखें तो आपका कह सकते हैं कि दो ही आवश्यक तत्व निकले। संपत्ति कैसी संपत्ति होनी चाहिए? मुएबुल, और उसका बेईमानी से या तो दुर्विनियोग किया गया हो या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया गया हो। तो तीन तत्व निकाल लीजिए। पहला तत्व ये आया कि संपत्ति क्या होनी चाहिए? चल संपत्ति। दूसरा तत्व ये आया कि ऐसी संपत्ति का आपका बेईमानी से या तो दुर्विनियोग किया गया हो, मिसयूज किया गया हो, या बेईमानी से अपने लिए उस संपत्ति को कन्वर्ट कर लिया गया हो, यानी कि परिवर्तित कर लिया गया हो। अब इन्हीं शब्दों की थोड़ा व्याख्या कर देना है। चल संपत्ति की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में दी गई है, जिसको हम बता चुके हैं चोरी के समय ही। इसके बाद बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा। दुर्विनियोग करेगा मतलब मिसयूज कर लिया, यानी कि मोबाइल पाया और मोबाइल को अपने लिए क्या करने लगा? दूसरे का सिम निकाल कर फेंका, अपने लिए यूज करने लगा, या पुराना सिम ही लिया था और अपने लिए क्या करने लगा? यूज। तो हम कहेंगे कि वह मिसयूज कर रहा है, दुर्विनियोग कर रहा है। या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है। संपरिवर्तित मतलब रूप चेंज कर देना, या तो दूसरा सिम लगा देना या मोबाइल बेचकर क्या करना? आपका पैसा ले लेना। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका मिसयूज ही कहलाएगा, दुर्विनियोग कहलाएगा, लेकिन किसके लिए? अपने लिए। तो ऐसे देखिए आगे आपका दृष्टांत देखिए, दृष्टांत ही महत्वपूर्ण है आपका। और भी हम दृष्टांत क यह कि सम्मत संपत्ति को उस समय जबकि क उस संपत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, यह के कब्जे में से सद्भावना पूर्वक लेता है। यानी कि ए एक व्यक्ति है, बी के कब्जे में से कोई चल संपत्ति लेता है, और जिस समय चल संपत्ति ए हटाता है बी के कब्जे में से, वह सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह चल संपत्ति उसकी है। तो बताइए संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का था कि नहीं? नहीं। तो चोरी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि सद्भावना में विश्वास किया कि दुर्भावना में? सद्भावना में। पहला नियम। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि ये जो चल संपत्ति है ये मेरी नहीं है कुछ समय बाद, और तत्पश्चात उसके मन में बेईमानी आती है और बेईमानी पूर्वक वह उस संपत्ति को अपने लिए उपयोग करता है या अपने लिए परिवर्तित कर लेता है। माने उसको मान लीजिए मोबाइल है तो बेचकर क्या बना लिया? पैसा। तब कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग। यानी कि पहला नियम यह आया कि अगर संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है तो दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से जो अभियुक्त संपत्ति लेता है वह निर्दोष पूर्वक लेता है। यानी कि लेते समय उसका इरादा बेईमानी का नहीं होता, क्योंकि इसी उदाहरण में जब संपत्ति वो ले रहा है तो सद्भावना में ले रहा है कि दुर्भावना में? सद्भावना में।
लेकिन बाद में उसका इरादा क्या होता है, बदल जाता है। इसी पर टॉमसन का केस भी पढ़ना है आपका। टॉमसन के केस पर भी समस्या बनती है, फिर दृष्टांत आगे बताया जाए। देखिए, जहाँ तक टॉमसन का केस है, सतर्क रहना इस केस से भी। कुछ उदाहरण नए भी माने इधर उधर से भी आते हैं। टॉमसन के बाद में एक औरत रेलवे की टिकट खिड़की पर खड़ी थी, अभियुक्त लाइन में लगा था, तो उस औरत ने उसे पैसा दिया और ये कहा कि मेरा भी टिकट ले लो। तब तक अभियुक्त पैसा लेकर फरार हो गया, यानी कि भाग गया। अब समस्या ये आई कि कौन सा अपराध अभियुक्त ने किया। तो ऐसी दशा में जो टॉमसन का वाद आया, उसमें ये बताया गया कि स्त्री ने पैसे पर अपना कब्जा त्यागा नहीं था। बस उसने क्या किया था कि अपने हाथ की जगह दूसरे के हाथ का प्रयोग किया था। अतः यह माना जाएगा कि अभियुक्त ने स्त्री के कब्जे में से वह पैसा स्त्री की सम्मत के बिना बेईमानी से क्या किया था, निकाला था, हटाया था। अतः अभियुक्त ऐसी दशा में किसके लिए दंडित होगा, चोरी के लिए। आपका ये अगला दृष्टांत, इसमें देखिए सभी दृष्टांत पढ़ने, कोई छोड़िएगा ना इधर से। दूसरा, क जो यह का मित्र है, यह की अनुपस्थिति में यह के पुस्तकालय में जाता है और यह की अभिव्यक्ति सम्मत के बिना एक पुस्तक अभिव्यक्ति सम्मति के बिना एक पुस्तक ले आता है। यहाँ यदि क का यह विचार है कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको यह की विवक्षित सम्मत प्राप्त है, तो उसने चोरी नहीं की, लेकिन बाद में अपने फायदे के लिए पुस्तक को बेचकर पकौड़ा खा लेता है, जलेबी खा लेता है या चाय पी लेता है। तो फिर एक बार देखिए, आपका गवर्न करिए इस उदाहरण को भी। यह उदाहरण जो आपका दिया गया है आईपीसी में, चोरी में भी दिया गया है। ए बी के कमरे में जाता है और बी की अनुपस्थिति में बी की सम्मत के बिना एक किताब उसके कमरे से पढ़ने के लिए लाता है। तो अगर ए को विश्वास है कि बी की विवक्षित सम्मति है कि ए कभी भी जाए और बी के कमरे से कोई किताब पढ़ने के लिए ले जाए, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन आपका कुछ समय बाद आपका ए को चाहिए था कि वह किताब क्या करे, रिटर्न कर दे, लेकिन ए रिटर्न नहीं करता और बेच देता है। और बेचकर क्या करता है, रद्दी में बेचकर पैसा पा लेता है। तो आप लोग बताइए, जो बेईमानी का इरादा था, क्या संपत्ति हटाते समय था कि बाद में? तो जैसे ही बाद में बेईमानी का इरादा हो और कब्जा किसी और का हो, तब तो आपका चोरी न कराइएगा। कौन सा अपराध होगा, आपराधिक दुर्विनियोग। अगला देखिए, तीसरा क और ख, घोड़ा वाला भी जरूर याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। एक आपका तीनों दृष्टांत अति महत्वपूर्ण है। क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में उसे लेता है। तो भाई दोनों को उपभोग करने का अधिकार है, और बी ने उपभोग करने के आशय से घोड़े को ले ही लिया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसे भी घोड़े का यूज करने का क्या है, अधिकार। किंतु यदि क उस घोड़े को बेच देता है और पूरा पैसा अपने पास रख लेता है, तो आप लोग बताइए, तो ऐसी दशा में भाई पूरा पैसा अपने पास रख लिए, तुम घोड़े को बेच दिए और दूसरे स्वामी को कुछ नहीं दिए, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि कौन सा अपराध किया आपका भी मने ए ने, तो आपराधिक दुर्विनियोग का। यानी कि घोड़े पर उदाहरण और भी पूछे जाते हैं, फिर याद रखिए। ए और बी घोड़े के संयुक्त स्वामी हैं।
और ए घोड़े को गोली मार देता है और घोड़ा मर जाता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया? ये भी क्वेश्चन बनता है कि घोड़ा मर गया तो कौन सा अपराध हुआ। लेकिन यहाँ का जो दृष्टांत है ये जरूर याद रखिए, घोड़ा वाला, ये भी चांस रहता है पूछने का। देखिए आपका स्पष्टीकरण, केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। समस्या अब ये आया कि अगर कुछ समय के लिए आप संपत्ति का दुर्विनियोग बेईमानी से करते हैं तो क्या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध माना जाएगा कि नहीं? जरूर माना जाएगा। चोरी में भी यही नियम है, अगर कुछ समय के लिए ही आपने संपत्ति चुराई है तब भी चोरी मानी जाएगी। दोनों को एक साथ हम ले रहे हैं। ए एक क्लर्क है, ऑफिस से फाइल लाता है, मैंने ऑफिस से फाइल लाता है, बी को देता है, फिर दूसरे दिन फोटो स्टेट कराकर और उसी जगह पर फाइल क्या की जाती है? रख दी जाती है। तो क्लर्क ने चोरी का अपराध किया कि नहीं किया? अब आप कहेंगे कि भाई ये तो संपत्ति जो मैंने आपका बेईमानी से ली गई है ये तो कुछ समय के लिए ली गई, तो चोरी के लिए आवश्यक नहीं है कि हमेशा के लिए समय संपत्ति लिया जाए। अगर एक दिन के लिए भी ले गया तो चोरी का अपराध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? दूसरा, अब इसी पर आपराधिक दुर्विनियोग का एक सटीक उदाहरण देखिए। मान लीजिए ये एक सोने की अंगूठी पाता है और तुरंत सुनार के पास जाता है। सुनार के पास 5 दिन के लिए सोने की अंगूठी गिरवी रखता है और 10,000 रुपया सुनार से उधार लेता है। उस एक का इरादा यह है कि 5 दिन बाद हम क्या करेंगे? मालिक को अंगूठी के खोजेंगे। तो आप लोग बताइए कितने समय के लिए आपराधिक दुर्विनियोग किया? केवल 5 दिन। तो क्या ये आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दंड का भागी होगा कि नहीं होगा? यानी कि इसका मतलब ये आया कि केवल कुछ समय के लिए संपत्ति का दुर्विनियोग आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के लिए पर्याप्त माना जाएगा। जैसे हमने उदाहरण में केवल कितना दिन के लिए दुर्विनियोग बताया था? 5 दिन। भाई ये भी सतर्क रहना है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पड़ा हुआ माल, तो इसको बेरेक्ट न आपका देखकर कह सकते हैं कि सार देखा जाता है। जो कोई पड़ा हुआ माल पाता है उसका यह कर्तव्य होता है कि वह युक्त युक्त समय तक स्वामी को खोजे। युक्त युक्त समय क्या होगा? उचित समय क्या होगा? ये तथ्य का प्रश्न होगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा और इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर फैक्ट एंड कंडीशन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लाबादा, कोई लावारिस, कोई पड़ा हुआ या कोई अदावित आपका चल संपत्ति प्राप्त करता है और बिना युक्त समय तक मालिक को खोजे आपका या युक्त साधन अपनाकर बिना मालिक को खोजे उसका अपने लिए दुर्विनियोग करता है या अपने उपयोग के लिए कन्वर्ट कर लेता है, संपरिवर्तित कर लेता है, तो ऐसी दशा में ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया। ये जो लाइनें हैं बेयर एक्ट याद करना मुश्किल है लिखवाते समय। ये सेकेंड लाइन का सेकेंड स्पष्टीकरण का सार रूप में हम अपनी भाषा में लिखवाएंगे। अपनी भाषा में मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन में बातें हैं कोई बात छूटे भी नहीं और वो जो आपका आसान भाषा में जो
आप समझ सकें उस भाषा में इस स्पष्टीकरण को लिखवाया जाएगा। अब इस पर आपका दृष्टांत पूछा जाता है। देखिए, यहाँ से भी मेंस में भी दृष्टांत बनते हैं, प्री में भी। सतर्क रहिए, एक हम बता रहे हैं। क को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है, क उस रुपये को उठा लेता है। तो अब बताइए, क्या मात्र एक सिक्का गिरा है और आप केवल उठा लिए, तो क्या हम पहले कंसेप्ट बनाए कि जो लाबादा लावारिस बिना क्लेम की प्रॉपर्टी है, क्या मात्र उठा लेने से कोई अपराध आपने कर दिया? नहीं। तो इस उदाहरण में क्या कोई अपराध वह किया? नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, क को एक सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। तो बताइए, जब आपको ज्ञात हो गया कि यह नोट किसका है चिट्ठी से, तो जाकर आप नोट क्या करते? मालिक को लौटा देते। लेकिन ये उस नोट का अपने लिए क्या करता है? मिसयूज कर डालता है। यानी कि जाकर चाय पी लिया, पकौड़ा खा लिया या गाड़ी में तेल ही डलवा लिया, तो ये मिसयूज या दुर्विनियोग कहलाएगा। और एक किस अपराध के लिए दोषी होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। तीसरा दृष्टांत देखिए, वाहक देय एक चेक को पड़ा मिलता है। वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने वह चेक लिखा है। को यह जानता है कि वह व्यक्ति को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके फेवर में वह चेक लिखा है, लेकिन मालिक को खोजने का प्रयास नहीं करता कि चलो मालिक का पता लगा लें, और उस चेक का विनियोग कर लेता है। यानी कि खुद ही जाकर और रंगा सियार बनकर और पैसा बैंक से क्या करता है? वसूल लेता है। तो यहाँ भी चूंकि चेक पड़ा हुआ था, तो कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग। को देखता है कि यह की थैली जिसमें धन है यह से गिर गई है, तो वह थैली यह को वापस करने के आशय से उठा लेता है, लेकिन वापस ही नहीं करता। तो संपत्ति हटा उठाते समय इरादा बेईमानी का नहीं था। ये इरादा था कि आगे एक आदमी जा रहा है, आपका मैं उठाकर इसको क्या करूँगा? दे दूँगा। लेकिन बाद में इरादा बदल जाता है और वह पर्स में पड़े पैसे का मिसयूज कर लेता है। तो उसने कौन सा अपराध किया? आपका आपराधिक दुर्विनियोग। फिर को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। उसके पश्चात उसे यह पता चल जाता है कि वह यह की है, तो आपका बिना यह को खोजे या दिए अपने लिए क्या कर लिया? अंगूठी का यानी थैली का मिसयूज। को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। को उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयास किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। तो वह कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये रहा कि अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है, चल संपत्ति, और स्वामी को खोजे बिना या खोजने का साधन रखते हुए युक्त समय तक स्वामी को खोजा नहीं और उस प्रॉपर्टी का क्या कर लिया? मिसयूज कर लिया, तो वह कौन से अपराध का दोषी होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। और यही जो संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है, उसके पास संपत्ति है और उसको आप मिसयूज करेंगे, तो अगली धारा लागू होगी 404, जो झारखंड प्री में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपका आपराधिक दुर्विनियोग बताया गया। एक दो और समस्याएं आती हैं, हम कल बताएंगे। एक दो और समस्याएं आपका नई नई बन रही हैं, लेकिन भाई समस्यात्मक क्वेश्चन आए तो सतर्क रहना है।
यहाँ से समस्यात्मक क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा भाई, कल क्लास आपका चलेगा। वहीं कल बीच में ब्रेक 15 मिनट का होगा, थोड़ा तक कुछ समस्या थी घरेलू। कल से आपका जो बीच में आज मैंने ज़्यादा ब्रेक होता था, तो कल से भाई आपका, तो कल का शेड्यूल देखिए आपका, आईपीसी लिखवाया जाए, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। तो एविडेंस में लेक्चर दिया जाए थोड़ा, ताकि लास्ट वाला जो है आपका वो सब समाप्त हो, और आईपीसी लिखवाते हैं कल शेड्यूल जो रहेगा। उसके बाद कल हम माइनर भी पढ़ाएंगे, क्योंकि कल से कोई काम नहीं है ज़्यादा, यानी कि आज तक थोड़ा घरेलू कार्य था, व्यस्तता थी, इसलिए आपका शेड्यूल थोड़ा अस्त व्यस्त सुबह वाला चल रहा था, आधा घंटा 40 मिनट बीच में ब्रेक देना पड़ता था। तो आपका कल 9 बजे आइए, तो आपका आईपीसी लिखवाई जाएगी, और एविडेंस जो इधर पक्षद्रोही साक्षी और इधर जो बच्चे हैं साथ, आपका 4-5 क्वेश्चन कल हम प्रयास करते हैं कि कल उसको लेक्चर में निपटा दिया जाए। जैसे कि आपका साक्ष्य की ग्राह्यता, फिर आपका प्रश्न पूछना न्यायालय का, दस्तावेज पेश किया जाना, ये सब क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुके हैं। तो 165, 162, 167, 154, 155, ये सब हम बताएंगे।